गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था बीकॉम थर्ड ईयर के लिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सब्जेक्ट के लिए एक नया टॉपिक दैट वाज करेंसी इशू सिस्टम इन इंडिया। उसमें हमने कवर किया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आरबीआई एक्ट 1934 में क्या क्या प्रोविजंस गिवन है, आरबीआई किस तरह से नए नोट्स इशू कर सकता है, क्या प्रोविजंस है, क्या डिज़ाइन ले सकता है, कौन इससे बाध्य होता है, कौन इस पे साइन करता है। हमने ये भी पढ़ा कि इसके लिए एक अलग से इशू डिपार्टमेंट होता है, उसकी एसेट्स अलग से होती है। उसके अलावा हमने कवर किया था कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बिना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी तरह का मेजर डिसीजन नहीं ले सकता है। डिनोमिनेशंस चेंज करने का जो भी डिसीजन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से ही लिया जा सकता है। डिज़ाइन भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से ही चेंज हो सकती है। उनको डीमोनेटाइज करने का राइट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। उसकी किसी भी बैंक नोट इशू के ऊपर आरबीआई को स्टैंप ड्यूटी पे नहीं करना होता है। हमने ये भी पढ़ा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्तमान में 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा डिनोमिनेशन का नोट इशू नहीं कर सकता। इस तरह के हमने कुछ प्रोविजंस पढ़े। फिर हमने स्टार्ट किया कि इंडिया में कौन कौन से रिजर्व सिस्टम प्रचलन में रहे हैं। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम ऑफ नोट इशू, जिसमें हमने प्रोपोर्शन, रिजर्व और सिस्टम इन तीनों वर्ड्स का सेपरेट मीनिंग हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम ऑफ नोट इशू है क्या। इन प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम PRS, certain proportion or percentage of the reserve has to be maintained in the form of precious metals like gold. It means government of India रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितना करेंसी इशू कर रहा है, जितना बैंक नोट इशू कर रहा है, उसका एक सर्टेन प्रपोर्शन या परसेंटेज हम कह सकते हैं वो रिजर्व की फॉर्म में रखना होता है, जो कि कुछ प्रेशियस मेटल्स के फॉर्म में होती है लाइक गोल्ड। The remaining part of the reserve is to be kept in specific assets. और रिजर्व का बचा हुआ जो पार्ट है वो कुछ स्पेसिफिक एसेट्स लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कमर्शियल बिल्स के फॉर्म में रखा जा सकता है। रिजर्व का रिमेनिंग पार्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में हो सकता है, कमर्शियल बिल्स के फॉर्म में हो सकता है, फॉरेन सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में हो सकता है, या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के फॉर्म में हो सकता है, फॉरेन सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में नहीं हो सकता है। सच ए बैलेंस इज मेंटेन्ड टू गिव बैकिंग। बैकिंग मतलब सपोर्ट। यह रिजर्व क्यों मेंटेन किया जाता है? ताकि जो भी इंडिया में सेंट्रल बैंक के द्वारा जो भी करेंसी इशू की जाती है उसको एक सपोर्ट सिस्टम मिले, उसको एक बैकिंग मिल सके, ताकि लोगों का उस लीगल टेंडर के ऊपर विश्वास बना रहे। प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम ऑफ नोट इशू, यह इंडिया ने ये कब से कब तक फॉलो किया था? 1935 से 1956 तक। द ओरिजिनल आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 had a provision that mentioned the issuance of currency notes must be according to the proportional reserve system। जो इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 पास हुआ, उसमें ओरिजिनली यही प्रोविज़न था कि इंडिया में करेंसी इशू करने के लिए प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम प्रयोग में लाया जाएगा। द ओरिजिनल एक्ट required RBI to maintain 40% of reserve in gold for backing the issue of currency notes in India। ओरिजिनल एक्ट में यह लिखा था कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जितने भी करेंसी नोट्स इशू किए जाएंगे उसका 40% वैल्यू गोल्ड के फॉर्म में रिजर्व रखना अनिवार्य होगा, तभी जाकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक नोट्स इशू कर सकता है। 6 अक्टूबर 1956 को RBI replaced PRS with another method of note issue called minimum reserve system। 6 अक्टूबर 1956 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने PRS मेथड को कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया, किसमें? मिनिमम रिजर्व सिस्टम में। दिस स्टेप वॉज टेकन टू इनेबल एंड फुलफिल द एक्सपेंडिंग करेंसी नीड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यह क्यों किया गया? क्योंकि समय के साथ मनी की डिमांड बढ़ने लगी और जब आरबीआई को ज़्यादा रिजर्व रखने की रिक्वायरमेंट होने लगी बैंक नोट्स प्रिंट करने के लिए, तो लोगों की
करेंसी नीड्स को फुलफिल करने के लिए यह स्टेप लिया गया। लिमिटेशंस ऑफ प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। इस प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस है, जो कि क्या है? प्रेशियस मेटल्स रिमेन लॉक्ड इन द वॉल्स ऑफ रिजर्व्स एंड देयर प्रोडक्टिव यूज हिंडर्ड। जब हम ज़्यादा गोल्ड को रिजर्व के फॉर्म में ब्लॉक करके रखते हैं तो उससे उनका प्रोडक्टिव यूज़ सफ़र होता है। इट वॉज़ अ वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल मेटेलिक रिसोर्सेज। इसको जो भी हमारे वैल्यूएबल मेटेलिक रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे धातु रिसोर्सेज हैं, उनका वेस्ट माना जाता है। दिस सिस्टम adversely affect the economy and excessive supply of money in the economy caused to create certain economic problems। यह सिस्टम जो है यह नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है इकोनॉमी को। एंड एक्सेसिव सप्लाई ऑफ मनी, अगर कंट्री में किसी भी कारण से गोल्ड का अगर रिज़र्व बढ़ता है तो हमारा आरबीआई जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है ज़्यादा करेंसी प्रिंट करने के लिए एबल हो जाएगा। और जब भी किसी कंट्री में एक्सेसिव सप्लाई होती है तो उससे क्या होता है, हमारी कंट्री में बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। लाइक चीज़ों की डिमांड बढ़ना, कंजम्पशन बढ़ना, उससे क्या होगा, प्राइस लेवल बढ़ना, इन्फ्लेशन बढ़ना। सो एक्सेसिव मनी कॉस्ट टू डिक्रीज द परचेसिंग पावर ऑफ करेंसी। जब भी कंट्री में मनी की सप्लाई बढ़ेगी, लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, बिकॉज उससे प्राइजेस का लेवल इंक्रीज होगा क्यों, और मनी की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो यह एक कॉमन मैन को बैडली अफेक्ट करती है। Though it was easy to expand the money supply, it was difficult to contract supply of paper notes in case of the reserves fell। जिस तरह से जब गोल्ड का रिज़र्व इंक्रीज़ होता है तो मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना इजी है, उसी तरह से अगर रिज़र्व कम हो तो मनी सप्लाई को कम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि कंट्री में जब एक बार मनी सप्लाई में आ गया है तो उसको कंट्रोल करना, उसको वापस लेना, इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। Since 1957, the issue department is maintaining minimum reserve system where it maintains a minimum reserve of gold and foreign securities। 1957 से आरबीआई एक्ट में कुछ चेंजेस किया गया और यह कहा गया कि अब से इशू डिपार्टमेंट प्रोपोर्शन अनुपात के तौर पर रिजर्व नहीं बनाएगा, जबकि एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो किया जाएगा। इट मीन्स हमारे पास मिनिमम गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज़ को मिलाकर 200 करोड़ रुपए का अगर रिज़र्व है तो हम करेंसी कितनी भी प्रिंट कर सकते हैं। इसमें से गोल्ड जो है वो कम से कम 115 करोड़ का होना ज़रूरी है। 115 करोड़ से ज़्यादा का भी हो सकता है, लेकिन 115 करोड़ से कम का नहीं होना चाहिए आउट ऑफ दिस 200 करोड़ रुपीज़। मिनिमम रिजर्व सिस्टम के कुछ मेरिट्स हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ फ़ायदे हैं। दिस सिस्टम इज़ मच इलास्टिक विच कैन मीट द एवर चेंजिंग नीड्स ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट। लोग कंट्री में जब भी ज़्यादा मनी की नीड है, आपको रिज़र्व इंक्रीज़ नहीं करना, आपके पास 200 करोड़ रुपीज़ के रिज़र्व है तो आपका सेंट्रल बैंक कितनी भी करेंसी प्रिंट कर सकता है। सो दिस इज़ वेरी इलास्टिक, दिस इज़ वेरी फ्लेक्सिबल सिस्टम। Because a fixed amount of gold, silver and foreign exchange is to be maintained as a fixed minimum reserve, therefore it becomes much economical and government can also change the fixed minimum reserve at any time। जैसे कि इसमें बहुत ज़्यादा आपकी मेटेलिक रिज़र्व नहीं बनते हैं, आपके मेटेलिक रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते हैं, आपका फिक्स्ड अमाउंट है गोल्ड सिल्वर फॉरेन एक्सचेंज कितना मेंटेन करना है, तो इससे क्या है, दिस इज़ इकोनॉमिकल, यह मितव्ययी है। इसमें हमारे वैल्यूएबल जो धातुएं हैं वो ब्लॉक नहीं रहती है और गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस मिनिमम रिजर्व की वैल्यू को चेंज कर सकती है। लेकिन कोई भी सिस्टम है उसके मेरिट्स है तो डीमेरिट्स डेफिनेटली होंगे, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता जिसके 100% मेरिट्स ही हो। सो व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम? अंडर दिस मेथड देयर इज़ अ डेंजर ऑफ एक्सेसिव नोट इशू। देखिए आपकी कंट्री के गवर्नमेंट को आपकी कंट्री के सेंट्रल बैंक को जब भी नोट इशू करना है उसको रिजर्व बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे में एक्सेसिव नोट इशू, अत्यधिक नोट इशू का खतरा बना रहता है। और ज़्यादा नोट इशू होने से क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है, महंगाई बढ़ती है और यह हमारी इकोनॉमी को एडवर्सली नेगेटिवली इफेक्ट करता है। दिस इन्फ्लेशन एडवर्सली अफेक्ट द इकोनॉमी। The excessive note issue caused to decrease
in the currency value. This decrease in the value of currency caused to contract the purchasing power of consumers. अगर किसी भी कंट्री में किसी भी टाइम पर ज़्यादा मनी की सप्लाई होगी, देखिए अगर ज़्यादा मनी की सप्लाई है, आप एक ले मैन के लिए सोचें, एक कॉमन मैन के लिए सोचें कि उसके हाथ में अगर ज़्यादा रुपए हैं, ज़्यादा पैसा है, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा बार मार्केट जाएगा, ज़्यादा कंजम्पशन करेगा, ज़्यादा डिमांड करेगा, ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा। तो जब इंडिया का हर कॉमन मैन ज़्यादा खरीदने लगेगा, ज़्यादा डिमांडिंग हो जाएगा, तो ऐसे में क्या होगा, रिसोर्सेज तो उतना ही है, प्रोडक्शन उतना ही है। आप एक एक्सटेंट तक प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब तक बैकअप रिसोर्सेज नहीं बढ़ेंगे तब तक प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, सप्लाई को हम उतना स्पीड से नहीं इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, सप्लाई साइड कम फ्लेक्सिबल है, डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, तो सप्लाई कम पड़ जाएगी, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा होने से क्या होगा, आपकी कंट्री में डिमांड विल बी हाई एंड सप्लाई विल बी लो। तो ऐसे में क्या होगा, डिमांड और सप्लाई की मैचिंग नहीं होने की वजह से प्राइजेस का लेवल बढ़ जाएगा, लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। जो चीज़ आप पहले 5 रुपये में खरीद सकते थे, उसके लिए अब आपको 20 रुपये देने पड़ेंगे, तो मनी की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। सो इस तरह से किसी भी कंट्री में एक लिमिट से ज़्यादा मनी सप्लाई इट इज़ वेरी डेंजरस। ये आपकी इकोनॉमी को डेफिनेटली एडवर्सली इफेक्ट करेगा, नेगेटिवली इफेक्ट करेगा, एक नकारात्मक प्रभाव आपकी अर्थव्यवस्था पर इसका पड़ेगा। सो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम इन इंडिया। अब हम कंपेयर कर लेते हैं एक बार कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम में क्या कंपैरिजन है, इनमें क्या डिफरेंट है और क्या सिमिलैरिटीज़ है। तो देखिए, द सेंट्रल बैंक्स आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू कीप गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज़ अगेंस्ट द इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स। Under the proportional reserve system, the amount of gold and foreign securities bears a fixed proportion between 25 to 40% of total note issued. देखिए, दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में ही सेंट्रल बैंक को नोट इशू करने से पहले अपने पास गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज़ का रिजर्व रखना पड़ता है। प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम में यह रिजर्व नोट इशू का एक परसेंटेज होता है, एक प्रपोर्शन होता है। जैसे सपोज एक एट ए पॉइंट ऑफ टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1000 करोड़ की करेंसी प्रिंट करना है, 1000 करोड़ का 40% होता है 400 करोड़ रुपीज़, तो इतना उसको रिजर्व रखना पड़ेगा। मीन्स प्रपोर्शन, जितनी बार नोट इशू करना है उतना प्रपोर्शन उसके पास में रिजर्व होना चाहिए। लेकिन अंडर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम a minimum fixed amount of gold and foreign securities is kept against note issue by the central bank। जबकि मिनिमम रिजर्व सिस्टम में ऐसा नहीं है। जैसा कि वर्तमान में इंडिया में 200 करोड़ रुपीस मिनिमम रिजर्व की वैल्यू है। जब हमारी कंट्री के पास में ये रिजर्व है तो इसके बाद नोट इशू करने के लिए अलग से कोई और रिजर्व नहीं रखने होंगे, हमें यह न्यूनतम रिजर्व ही मेंटेन करना रहेगा। सो मिनिमम वर्सेस प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम में हमने देखा कि प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम एडिशनल नोट्स कैन बी इशूड ओनली बाय इंक्रीजिंग द रिजर्व ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज़ इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन। अगर आप प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम यूज़ करते हैं तो आपको जब भी अपनी कंट्री में एडिशनल नोट प्रिंट करनी है तो उतने एडिशन का एक परसेंटेज आपको रिजर्व इंक्रीज करना पड़ेगा। जबकि मिनिमम रिजर्व सिस्टम में नोट्स कैन बी इशूड बाय एनी अमाउंट कीपिंग द मिनिमम रिजर्व ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज़, जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि आपको एक बार मिनिमम रिजर्व मेंटेन करने के बाद आपके पास 200 करोड़ रुपए का गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज़ है आपकी कंट्री में, आपके सेंट्रल बैंक के पास, उसके बाद उसको जब भी एडिशनल नोट प्रिंट करने हैं तो उसको अलग से इस रिज़र्व को बढ़ाने की, मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। उस मिनिमम रिज़र्व के ऊपर बैंक नोट्स कितने भी प्रिंट किए जा सकते हैं। तो ये था हमारा 2 तरह का नोट इशू सिस्टम। अब हम कुछ डिफरेंट कंसेप्ट और पढ़ लेते हैं। देखिए, हम बात करते हैं कभी कभी सॉइल्ड नोट्स की, या फिर मल्टीलेटेड नोट्स, या फिर इम्परफेक्ट बैंक नोट्स। तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, ये क्या होते हैं। सॉइल्ड नोट्स क्या होते हैं? सॉइल्ड नोट मीन्स अ नोट which has become dirty due to uses and also includes a 2-piece note pasted together wherein both the pieces presented belong to the same note
एंड फॉर्म द इंटायर नोट। कभी कभी देखिए हमारा जो मनी है वो पेपर मनी है, मीन्स उसको आप यूज़ करेंगे तो वो डर्टी भी होगा, वो फट भी सकता है। तो ऐसे नोट्स को हम सोल्ड नोट्स कहते हैं जो कि यूज़ करने की वजह से डर्टी हो गए हैं। मतलब ये एक तरह का ऐसा डेप्रिसिएशन है जिसको आप रोक नहीं सकते हैं, इट इज़ क्वाइट नेचुरल, ऐसा होगा ही होगा। और कभी अगर वो नोट फट गया है, 2 पीस नोट है, अगर आप उन दोनों को पास पास रखेंगे तो वो एक कंप्लीट नोट बनेगा। मतलब आपके पास उसके 2 टुकड़े हैं लेकिन कंप्लीट फॉर्म में है, आपका कोई भी पीस उससे मिसिंग नहीं है। ऐसे नोट्स को कहते हैं सोल्ड नोट्स। फिर आता है मल्टीलेटेड नोट्स। मल्टीलेटेड नोट्स क्या होते हैं? इट्स अ बैंक नोट ऑफ विच अ पोर्शन इज मिसिंग और विच इज़ composed ऑफ मोर देन 2 पीसेस। अगर आपका करेंसी नोट 2 टुकड़ों से ज़्यादा टुकड़ों में फट गया है और उनमें से कोई पीस मिसिंग भी हो गया है तो वह किस कैटेगरी में आ जाएगा? मल्टीलेटेड नोट्स। कि जैसे सपोज 2 टुकड़े आपके पास है और कुछ मिसिंग है तो भी मल्टीलेटेड नोट्स है। आपके पास सारे पीसेस हैं लेकिन वह 2 से ज़्यादा पीसेस हैं तो भी वो क्या है? मल्टीलेटेड नोट्स है। फिर आता है imperfect बैंक नोट्स। इट मीन्स ओनली एनी बैंक नोट विच इज़ होली और पार्शियली obliterated, shrunk or washed, altered or indecipherable but does not include a मल्टीलेटेड नोट्स। मतलब आपने उस पर इंक फैला दी है, आपने उस पर चाय गिरा दी है, आपने उसको डैमेज कर दिया है, वॉश कर दिया है, उसमें कुछ चीज़ें बिल्कुल आपको विजिबल नहीं है, उसका नंबर विजिबल नहीं है, तो इस तरह के नोट्स को हम क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट नोट्स, जो कि अब आप उसकी पहचान नहीं कर सकते हैं। हो सकता है उसकी वैल्यू पे आपने इंक गिरा दी, उसका जो कोड है, उसका जो नंबर है, उस पर सीरीज़ जो होता है नोट का सीरीज़, उस पर वो कट गया है या फिर वो डैमेज हो गया है, वॉश हो गया है। सो दीज ऑल नोट्स कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ इम्परफेक्ट नोट्स। तो ये इस तरह के जो नोट्स होते हैं उनको टाइम टाइम पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कलेक्ट करती रहती है, और जब भी इन सिस्टम में ये नोट्स डिपॉजिट होते हैं इनको चैनल से हटा दिया जाता है और इनकी जगह नए नोट्स इशू कर दिए जाते हैं। इनका पूरा अकाउंटिंग इशू डिपार्टमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है कि कितने रुपए के, कितनी वैल्यू के सोल्ड नोट्स, कितने वैल्यू के मल्टीलेटेड नोट्स एंड कितनी वैल्यू के इम्परफेक्ट नोट्स बैंक के द्वारा डिस्कार्ड किए जा रहे हैं। तो ये था हमारा नोट इशू सिस्टम इन इंडिया। थैंक यू।